हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन हमारा आज का इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सेशन की करें शुरुआत। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर जो है ना, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया भी था इसका आंसर। इसका ठीक आंसर क्या रहेगा? राजेश खुल्लर जो है ना, इस सवाल का हमारे पास में वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। ठीक है। राजेश खुल्लर जी जो है ना, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है मुख्यमंत्री जी का प्रधान सचिव। हरियाणा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस जो है हमारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कहते हैं, कि एंट्री हो गई है। और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र से स्टेट कैडर में भेजने के आदेश जारी हुए हैं। किसे? तो इनका नाम है विवेक जोशी। विवेक जोशी को जो है ना, स्टेट कैडर में भेजने के आदेश जारी हुए हैं। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं विवेक जोशी, जो केंद्र से स्टेट कैडर में भेजे जाएंगे। और ये आदेश अभी रिसेंटली कल ही के दिन में जारी हुआ है। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात भी हुई है। और 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद जो है ना, ये रिटायर हो रहे हैं। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अभी ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में ये आते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पे ऑलरेडी ये रह चुके हैं ये। और 21 मई 1966 को उत्तर प्रदेश में जो है ना, इनका जन्म हुआ था। 1987 में रुड़की यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की थी इन्होंने। न्यू दिल्ली से इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है और स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री भी इन्होंने ली है। इनमें से कौन से खिलाड़ी एमएमए मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बने हैं? एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है ना, ये मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बने हैं। इनका नाम है संग्राम सिंह। हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। ठीक है ना, हरियाणा के रोहतक के गांव मदीना के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने जॉर्जिया के तिबलसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में अपनी पहली फाइट जीतकर एमएमए की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में प्रवेश करने वाले और जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बने हैं। इन्होंने पाकिस्तानी फाइटर अली रजा नासिर को मात्र 1 मिनट और 30 सेकंड में हरा दिया है। छोटे से गांव से संबंध रखते हैं ये। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 2 से 3, जैसे कुश्ती है, वुशु है, ऐसे मिक्स्ड गेम होते हैं और इस आर्ट में ये पहले भारतीय पहलवान बने हैं जो जीते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन पर 1 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है? हालांकि एक्सटेंड बढ़ा है गुटखा और पान मसाला पे। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सटेंशन इन पे काम करता है। पिछले साल सितंबर 2023 में इन गुटखा और पान मसाला को बैन किया था। इस बार 1 साल फिर से जो इनको बढ़ा दिया गया है। और हरियाणा में गुटखा और पान मसाला की बिक्री होती मिली तो विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करवाई की जाएगी, ऐसी घोषणा है। लेकिन प्रैक्टिकली शायद ऐसा ये लागू कम ही होता दिखता है। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर रीजन में शामिल है? तो एनसीआर रीजन में हरियाणा के जो है ना, वो टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल है। कौन कौन से 14 जिले हैं सर जी? एक है इसके अंदर करनाल है, दूसरा है इसमें पानीपत, तीसरा है इसमें सोनीपत, चौथा है जींद, पांचवा है रोहतक, छठवां है इसके अंदर ये आपका झज्जर, और सातवां है भिवानी के साथ साथ चरखी दादरी भी है, आठवां, और नौवां है महेंद्रगढ़, फिर 10वां है रेवाड़ी, 11वां है गुरुग्राम, 12वां है फरीदाबाद, 13वां है पलवल और 14 नंबर का है मेवात। ये वो जिले हैं जो हरियाणा से हैं और एनसीआर रीजन में आते हैं, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है ना, इसके अंदर आते हैं, जो दिल्ली वाला रीजन है ये। और यूपी के कौन से आते हैं? यूपी के जैसे शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत है, मेरठ है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, जीटीबी या गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना, बुलंदशहर है, ये सारे यूपी के हैं। राजस्थान के केवल अलवर और भरतपुर है ना, यही इलाके आते हैं। लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है वो एनसीआर रीजन में आता है ये।
प्रपोजल टू रिस्ट्रिक्ट द रीजन विद इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ राजघाट या दिल्ली। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड सेज द रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज विल एड डेवलपमेंट। देखो एनसीआर रीजन दिल्ली राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि से 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी है ना वो सारा एनसीआर रीजन होता है, रिस्ट्रिक्ट रीजन कहलाता है एक्चुअली ये। यहाँ पे नियम जो है ना वो थोड़े अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि 15 साल पुराना पेट्रोल व्हीकल और 10 साल पुराना डीजल व्हीकल जो ना यहाँ एनसीआर रीजन में आ नहीं सकता। ये एक एग्जाम्पल है, एक ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के एग्जाम्पल है वो लागू होते हैं यहाँ पे इन रीजन्स के अंदर। तो ये है एनसीआर रीजन। और इसके अलावा एक बात और याद रखना कि भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में कब शामिल किया गया था, साल 2013 के अंदर जो है ना शामिल किया गया था। हालांकि इनके कुछ कुछ परसेंटेज इलाके जो है ना वो थोड़े समय पहले ही बाहर कर दिए थे। और इसके अलावा जो है ना दिल्ली को आप एनसीटी के नाम से ही जानते हो, ठीक है ना। दिल्ली एक्चुअली एक एनसीटी डी के नाम से ही जाना करते हैं, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं। ऐसा हुआ था 69 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके इसका नाम बदला गया था। और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है ना, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1985 के अंदर जो है ना इसका एनसीआर बोर्ड है इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। राजस्थान के दो हैं, आप लोगों को ये भी जरूर याद रख लेना है, भरतपुर और अलवर। अच्छा, वैसे अपनी सीमा भी यूपी से लग रही है, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रही है, राजस्थान से भी सीमा लगती दिखाई दे रही है। तो ये वाला आंकड़ा क्या है सर, ये बताइएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एनसीआर वाला क्वेश्चन मैंने क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि खेतों में पराली की आग लगाने के चलते हुए यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही डेंजरस हो चुका है। पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 तक पहुँच गया है, जो गंभीर प्रदूषण का संकेत है। एनसीआर क्षेत्रों में भी स्तर जो है ना बढ़ने की सूचना लगातार मिल रही है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये लगभग 8 पॉल्यूंट है जिसकी वजह से खराब होता है, पराली जलाने की वजह से ये धुआं जो है ना निकल के आता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 की बीच में है तो वो अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच में जो है ना वो ठीक है, संतोषजनक है। 101 से 200 के बीच में मॉडरेट है। 201 से 300 के बीच में खराब है। 300 से 400 के बीच में बहुत खराब है। 400 से 500 के बीच में हो जाता है तो मतलब मान के चलो सीवियर कंडीशन में। इसमें तो हमारी आंखों में जलन, 300 के ऊपर होने के बाद में जो है ना आंखों में जलन, धुआं धुआं सा जो है ना ऐसे महसूस होने लगी जाता है। अच्छा, मैं आपको पड़ोस बता रहा था हरियाणा का। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में सबसे पहले एक राज्य आता है हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है ना हरियाणा के कौन सी साइड लगता है, तो हरियाणा के ये लगता है नॉर्थ साइड लगता है एक तो, और नॉर्थ के अलावा जो है ना ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ना इसका ईस्ट में भी लगता है, नॉर्थ ईस्ट साइड दोनों में लगता है ये। हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री बनाते हैं, तो एक तो यमुनानगर बनाता है, एक बनाता है पंचकुला बाउंड्री बनाता है, ठीक है, और एक जिला है कौन सा, अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, वो बाउंड्री बनाता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, दूसरा जो राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे कम सीमा इसी की लगती है एक्चुअली, ठीक है ना, सबसे कम कितनी लगती है, केवल 11 किलोमीटर ही इसके साथ सीमा लगती है। उनका एक देहरादून, हरियाणा का यमुनानगर, यही बाउंड्री बनाते हैं बस। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारा आता है राज्य यूपी आता है पास में ही, यूपी, और यूपी हरियाणा के पूर्व में है। अच्छा, उत्तराखंड भी देखा जाए तो ये हरियाणा के मतलब इस हरियाणा के पूर्व में ही आता है ये वाला भी, और ये भी हरियाणा के पूर्व में ही है। यूपी के साथ में हम लोग कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ में बाउंड्री बनाते हैं, तो यूपी के साथ में देखो हरियाणा का एक जिला तो सबसे ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, यमुनानगर बाउंड्री बनाता है। यमुनानगर के अलावा जो बाउंड्री कौन बनाता है, यमुनानगर के अलावा करनाल जो है ना वो बाउंड्री बनाता है। करनाल के अलावा जो है ना पानीपत है, पानीपत भी बाउंड्री बनाता है किसके साथ में। अगर पानीपत बना रहा है तो मान के चलो सोनीपत भी बना रहा होगा बाउंड्री सर जी। यहाँ पे सोनीपत बना रहा है तो फरीदाबाद भी जो है ना वो बाउंड्री बनाता है। फरीदाबाद के अलावा पलवल जो है ना, पलवल यहाँ से भी, यहाँ इन 6 जिलों से यमुना नदी भी बहती है। एक जिला और भी है मेवात, ये भी मेवात कह दो या नू कह दो, ये जिले बाउंड्री बनाते हैं यूपी के साथ में, ये बात याद रखना। ये यमुनानगर हरियाणा का वो जिला है जो 3 राज्यों से बाउंड्री बना रहा है, हिमाचल से भी, उत्तराखंड से भी और यूपी से भी, ठीक है।
इसके अलावा हरियाणा के साथ बाउंड्री किसकी लगती है? हरियाणा के साथ बाउंड्री इसके अलावा राजस्थान की लगती है, जो सबसे ज़्यादा है। 1262 किलोमीटर लगता है। इसके साथ भी 7 ही जिले हैं राजस्थान के साथ में लगने वाले। जैसे कि हम स्टार्ट करें तो एक सिरसा की बाउंड्री लगती है, एक फतेहाबाद की लगती है और एक हिसार की लगती है, पास पास में ही हो गए। इसके अलावा भिवानी की बाउंड्री लगती है। भिवानी के अलावा जो है ना और कौन सा बाउंड्री होगी? एक महेंद्रगढ़ की हो गई है, जैसे एक रेवाड़ी की हो गई है, जैसे, ठीक है ना। तो और एक ये नूह की बाउंड्री तो है ही है आपकी, नूह की, ठीक है, जिसको मेवात भी कह रहे हो हम लोग। तो इसके साथ में बाउंड्री लगती है हरियाणा की और राजस्थान की। इसके अलावा और कोई बाउंड्री लगती है हरियाणा की? हाँ, इसके अलावा पंजाब की बाउंड्री हरियाणा के साथ में जो है ना वो टच होती है। और पंजाब के साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं? सिरसा भी पंजाब के साथ टच होता है सर, हाँ होता है। फतेहाबाद भी टच होता है, जींद भी टच हो जाता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र भी टच हो जाता है। कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल भी टच हो जाता है। कैथल के अलावा अंबाला भी है और पंचकुला भी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे 7 जिले हैं जो पंजाब के साथ में टच होते हैं। और कौन सा हमारे पास में जो है ना बच गया है राज्य? 5 तो राज्य तो हो गए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बच गया है दिल्ली, ठीक है ना। अब दिल्ली से कौन कौन से लगते हैं सर? तो दिल्ली से तो खैर आप लोगों को आसान है ही है, अभी तो बताया था सर ने आपको। जो आजू बाजू क्षेत्र है आपके दिल्ली के, जैसे इस मैप में आप देख सकते हो, दिल्ली के आजू बाजू कौन सा? फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, झज्जर है और सोनीपत है, ठीक है ना। और चंडीगढ़ से केवल पंचकुला टच होता है आपका, ठीक है। तो सब चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। किसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती है? तो एक तो नहीं लगती है, रोहतक की सीमा नहीं लगती है, ठीक है ना। रोहतक की सीमा बिल्कुल किसी के साथ में नहीं लगती है, हरियाणा के बिल्कुल मध्य में आता है ये। और एक चरखी दादरी हो गया, ठीक है ना, चरखी दादरी, इनकी सीमा किसी के साथ में नहीं लगती है। ये हरियाणा के कोर में है या बिल्कुल एकदम अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। रोहतक के साथ हरियाणा के जिले तो लगते हैं, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, ये चरखी दादरी भी, जींद, सोनीपत, झज्जर, ये सारे लगते हैं। लेकिन किसी अन्य राज्य के साथ में जो है ना इसके टच नहीं होती है, इसलिए इसको हरियाणा के अंदर जो है ना एकदम कोर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ऐसा ही जींद डिस्ट्रिक्ट भी है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है। चलो, सो आज का ये सेशन इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी अगली क्लास के अंदर, और तब तक आप अपना ख्याल रखना। आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि विधायक हरविंदर कल्याण को हाल ही में विधानसभा स्पीकर बनाया गया है, कौन से जिले से ये आते हैं? अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है, उस प्रतिज्ञा बैच को आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। राधे राधे।